पीओके की बात करते करते कई लोग ये भूल जाते हैं कि भारत का एक और इलाका दुश्मनों ने हमसे छीन लिया है और वो है अक्साई चीन। सवाल है कि क्या भारत अक्साई चीन को चाइना से वापस ले सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अक्साई चीन भारत से अलग हुआ कैसे। अगर हम ध्यान से देखें तो इस एरिया में जो कुछ भी हुआ चाइना ने सब कुछ प्लान करके रखा था और उसका प्लान आज भी आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत दूसरी तरफ सिर्फ चाइना के एक्शंस के पीछे रिएक्ट कर रहा है। चाइना ने उसी समय अपना लॉन्ग टर्म गोल बना लिया था कि उसे सिंजियान, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश का इलाका, लद्दाख का इलाका, इन सभी के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा कायम करना है। चाइना ने 1949 में सिंजियांग को हड़प लिया था और 1950 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। चाइना का इमीडिएटली नेक्स्ट कदम था एक ऐसा हाईवे बनाना जो कि तिब्बत से होता हुआ सिंजियांग तक जाता हो, जिससे कि वो अपने दोनों प्रोविंस को कनेक्ट कर सके और बीच में ये हाईवे अक्साई चीन से होकर के गुजरता था। चाइना के लिए अक्साई चीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि चाइना का हाईवे नंबर 219 अक्साई चीन से होकर के गुजरता है। अगर भारत अक्साई चीन को वापस लेके इस हाईवे को काट देता है तो चाइना का सिंजियांग प्रोविंस चाइना के तिब्बत से अलग हो जाएगा। 1950 में तिब्बत पे कब्जा करने के बाद से चाइना का जो एक्टिविटी है वो अक्साई चीन में बढ़ चुका था। अक्साई चीन में चीन के बढ़ते प्रेजेंस, वहीं भारत के बहुत ही कम डिप्लॉयमेंट को देखते हुए कई सारे दुनिया के एजेंसी जैसे अमेरिका के CIA को अब ये लगने लगा था कि धीरे धीरे अक्साई चीन चीन के हाथों में जा रहा है। रोड बन जाने के बाद अक्साई चीन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल हो गया था चाइना के लिए, क्योंकि वैसे भी अक्साई चीन का जो इलाका है वो चीन की तरफ से काफी आसान है चढ़ना और उसके ऊपर से भी चाइना ने ऐसे रोड्स बना लिए थे जिनके मदद से वो किसी भी वक्त अपने टैंक्स को इन इलाके में डिप्लॉय कर सकते हैं। भारत में नेहरू सरकार को जब चीन के इन करतूतों के बारे में पता चला तो हिंदी चीनी भाई भाई का भ्रम टूट गया। उसके बाद भारत ने चीन के ऊपर डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ दिया। भारत ने मैप्स पब्लिश किए जिसमें ये पूरा इलाका इंक्लूडिंग अक्साई चीन और पूरा का पूरा लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का इलाका दिखाया गया। और अफसोस ये है कि भारत सिर्फ शब्दों से ही लड़ता रह गया, जबकि चीन ने एक प्रॉपर प्लानिंग बना लिया था अक्साई चीन को भारत से छीनने का। वही दिखा हमें 1962 के युद्ध में जब चीन ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और भारत की तैयारियां बिल्कुल कमजोर दिखाई दी चीन के सामने। चाइना ने पूरे अक्साई चीन साथ ही साथ पूर्व में मौजूद आसाम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कब्जा कर लिया। पर इसके तुरंत बाद जैसे ही इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट बढ़ना शुरू हुआ और भारत को अलग अलग देशों का समर्थन मिलना शुरू हुआ, चीन समझ गया कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। चीन ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि उसकी सेना पीछे हटके LAC तक आ जाएगी। चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश और आसाम के इलाकों से तो पीछे हट गई क्योंकि वहां का इलाका काफी ज्यादा दुर्गम था, लेकिन अक्साई चीन के इलाके से पीछे नहीं हटी क्योंकि युद्ध शुरू करने के पीछे भी चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव अक्साई चीन ही था ताकि वो अपने दो प्रोविंस तिब्बत और सिंजियान को कनेक्ट कर सके। इसके बाद भारत के पास दो ऑप्शन था, या तो चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर ले और खैर मनाए कि वो चीन के हाथों से बच गया, या फिर भारत वापस से जवाबी कार्रवाई करे और चाइना के ऊपर फिर से हमला करे अपने जमीन वापस लेने के लिए। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेहरू सरकार की बहुत बड़ी गलती थी इस युद्ध में एयरफोर्स का इस्तेमाल ना कर। भारत के पास उस वक्त काफी बेहतरीन फाइटर जेट्स मौजूद थे जैसे कि हंटर्स, नैट्स, वेम्पायर्स और कैनबेरास। वहीं तिब्बत का ऊंचा इलाका आज के मॉडर्न चाइनीज फाइटर जेट्स की हवा निकाल देता है, तो सोचिए उस समय के पुराने इंजन वाले फाइटर जेट्स की क्या हालात होती इस इलाके में। यानी भारत अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल करता तो वो बड़े ही आसानी से चाइना के ऊपर लीड ले सकता था, क्योंकि इस इलाके में चाइनीज एयरफोर्स को ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता। साथ ही साथ उस समय कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना तगड़ा नहीं होता था। 2010 में चीन की आर्मी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अक्साई चीन भारत के सर पे लटकते एक तलवार की तरह है जिसे कभी भी चाइना चला सकता है। अब बात करते हैं कि भारत किस तरीके से अक्साई चीन को चीन के हाथों से छीन करके वापस भारत में मिला सकता है। अगर मिलिटरीली हम शुरू करें तो सबसे पहला हमला जो भारत की तरफ से होगा वो होगा जमीनी हमला। अक्साई चीन एक हाई ऑल्टीट्यूड इलाका है जहाँ युद्ध करना किसी भी सेना के लिए आसान बिल्कुल नहीं है, पर भारतीय सेना इस इलाके में हावी हो सकती है क्योंकि भारत की तैयारी चीन से ज्यादा है। भारत ने ऐसे माउंटेन डिविजन्स को तैयार किया है जो कि इस इलाके में बहुत ही आसानी से युद्ध लड़ सकते हैं, जहां दूसरी तरफ चीनी सैनिकों के यहाँ पे आने के बाद सांसें फूल जाती हैं। भारत के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स नाम की सेना है जिसमें मौजूद तिब्बती लड़ाके हमेशा चीन से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ITBP के कमांडोज है और किसी भी मौके में अपना जौहर दिखाने के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस है, जिन्हें भारत दुनिया के किसी भी इलाके में C-17 और C-130 जैसे विमानों की मदद से एयर ड्रॉप करवा सकती है और वो ऊपर से मौत की तरह किसी भी सेना के ऊपर बरस सकते हैं। वहीं इस इलाके में अगर लैंड युद्ध होता है तो आर्टिलरी की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तोपों के मामले में भारत चीन से एक कदम आगे है क्योंकि भारत ने कई सारे
सारे तोप इकट्ठा कर लिए जिन्हें हम शिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स की मदद से आसानी से लोड करके इस इलाके में पहुंचा सकते हैं। वहीं यहाँ पे T-72 और T-90 जैसे टैंक्स भारत की तरफ से डिप्लॉय किए जाएंगे। वहीं चीन की तरफ से टाइप 15 लाइट टैंक्स डिप्लॉय किए जाएंगे। हालांकि यहाँ टैंक्स का रोल बहुत ही थोड़ा रहेगा। जमीन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है हवा की, यानी एयरफोर्स की। भारत और चीन दोनों के पास ही एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मौजूद है। अगर हम टेक्निकली देखें और दोनों के स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स। पहली बात तो चाइना की सबसे बड़ी दुश्मन इस इलाके में होगी एल्टीट्यूड, यानी इतने हाई एल्टीट्यूड में उड़ने की वजह से उनके सभी एयरक्राफ्ट आधे फ्यूल के साथ ही उड़ पाएंगे, यानी आधे वेपन्स के साथ ही वो उड़ पाएंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को काफी तगड़ा बना देगी चाइनीज एयरफोर्स के सामने। भारत अपने सबसे तगड़े फाइटर जेट्स जैसे कि रफाल, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराजेस को तैयार रखा है चाइना के लिए। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा चाइना के होतान जैसे एयरबेसिस के निरीक्षण के बाद पता चलता है कि चाइना ने जो मेजर फाइटर जेट्स इस इलाके में डिप्लॉय कर रखे हैं वो है पुराने J-7 और J-11, साथ ही साथ कुछ J-16। J-7 पुराने सोवियत MiG-21 से जो कि काफी ज्यादा पुराने और आउटडेटेड है। वहीं J-11 और J-16 सुखोई 27 के कॉपी कैट्स जो कि भारत के लेटेस्ट सुखोई 30 MKIs और मिराजेस के सामने कहीं नहीं ठहर। चाइना के पास सुखोई 35 और 5th जनरेशन J-20 भी है, लेकिन J-20 सिर्फ एक दिखावटी एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं होगा। वहीं चाइना का सुखोई 35 चाइना ने प्राइमरली ताइवान के इलाके के लिए रखा है। युद्ध लंबा घिसता है तो नेवीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, जहां इंडियन नेवी इंडियन ओशियन में चाइना का नेवल ब्लॉकेट कर देगी, जिससे चीन के ट्रेड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। वहीं चाइना पाकिस्तान का भी भरपूर इस्तेमाल करेगी भारत को कमजोर करने में, जहां हो सकता है कि पाकिस्तान एक दूसरा फ्रंट खोल दे, यानी पाकिस्तान भी सेम टाइम पे भारत पे हमला कर दे। वहीं अगर लद्दाख के रीजन में चाइनीज सेना कमजोर पड़ने लगी तो चाइना उसका बदला ले सकता है अरुणाचल प्रदेश के रीजन में और वहाँ पे हमला तेज करके वहाँ पे भारत की जमीन छीनने की कोशिश कर सकता है। तो भारत को इस युद्ध को स्टार्ट करने से पहले अपने पूरे वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को, साथ ही साथ अपने अरुणाचल प्रदेश के रीजन को भी पूरी तरीके से सिक्योर करना होगा। वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा ताकि किसी भी तरह के फ्यूचर के सिनेरियो से हम बच सके। अब 1 मिनट के लिए हम इस युद्ध को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत और चीन एक ऐसे कंट्री जो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और दोनों इतने वेल इक्विप्ड हैं कि वो अगर चाहें तो एक दूसरे को पूरी तरीके से बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हथियारों से लैस है, साथ ही साथ दोनों की इकोनॉमी इस समय काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर हम एक दूसरे को ही बर्बाद करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमारे देश कई साल पीछे चले जाएंगे, वहीं हमारी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरीके से चोट खाएगी। सच्चाई तो ये है कि भारत और चीन दो ऐसे देश है जो हमेशा से ही वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी और वर्ल्ड की लीडिंग सिविलाइजेशन रही हैं और अगर इस 21वीं सदी में भारत और चीन एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो दोनों मिल करके एक ऐसा इकोनॉमिक फोर्स बन सकता है जो दुनिया के किसी भी कंट्री से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। पर सच्चाई ये है कि चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो लालच है उसने कभी भी हिंदी चीनी भाई भाई के सपने को पूरा होने दिया भी नहीं है और आगे देगी भी नहीं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अगर सत्ता से नहीं हटती है तो भारत के पास एक ही ऑप्शन है और वो है युद्ध करना और अपनी जमीन वापस लेना। इन सभी सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए भारत के पास बस एक ही मौका है जहां वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम रिस्क के साथ अक्साई चिन्ह को वापस ले सकता है। आप सबको पता होगा कि चाइना की गंदी नजर ताइवान के ऊपर काफी लंबे समय से पड़ी हुई है और चाइना जल्द से जल्द ताइवान को हड़प करके चाइना का हिस्सा बनाना चाहता है। चाइना ने इसके लिए गोल भी सेट कर दिया है। गोल है 2027 का, यानी चाइना 2027, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बने हुए 100 साल पूरे होंगे उससे पहले ताइवान को चीन में मिला लेना चाहता है और एक पूरे चाइना का निर्माण करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नजर में अखंड भारत है। भारत के पास ये सबसे सही मौका है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर चाइना अपने गोल के हिसाब से चलता है तो 2027 से पहले अक्साई चीन भारत के हाथों में आ जाएगा। चाइना जैसे ही ताइवान पे हमला करता है चीन को अपना पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ अपने ईस्टर्न साइड पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताइवान पे हमला करते ही अमेरिका युद्ध भूमि में कूद जाएगा और चाइना का जो ईस्टर्न फ्रंट है वो एक्टिव हो जाएगा। जब अमेरिका जैसा बड़ा दुश्मन चाइना के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के ऊपर से चीन का ध्यान हट जाएगा। ठीक इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना अक्साई चीन में घुस जाएगी और रीजनल चाइनीज फोर्स को हराते हुए अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लेगी। ऐसा करने के बाद चाइना जहां एक तरफ दूसरा युद्ध चल रहा है वहीं भारत के साथ भी युद्ध मोल नहीं लेना चाहेगा और इस तरीके से अक्साई चीन वापस से भारत का हिस्सा बन जाएगा। पर इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चाइना वापस से 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद वापस से अक्साई
चीन पे हमला करने की कोशिश ना करे। भारत का दूसरा ऑप्शन है कि वो चाणक्य नीति को अपनाए और चीन को साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश करे। सिंजियांग और तिब्बत वैसे भी चीन के इलाके नहीं थे, चीन ने इसके ऊपर जबरन कब्जा किया है। तो पीओके की ही तरह इन इलाकों में भी चीन के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा है जो अंदर ही अंदर उबल रहा है। भारत चाहे तो इस गुस्से को बाहर निकलने का प्लेटफॉर्म दे सकता है जिससे यहाँ पे विद्रोह प्रदर्शन काफी तेज हो जाए। भारत के लिए संपूर्ण जीत उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन सिंजियांग चीन के कब्जे से आजाद होके एक सेपरेट कंट्री बन जाए, जिस दिन तिब्बत एक आजाद देश बन जाए। चाइना और पाकिस्तान के फ्रेगमेंटेड हो जाने से भारत को दो फायदे होंगे। पहला, यहाँ के लोगों को उनका हक मिलेगा जो इन कंट्रीज ने जबरन उनसे छीन के रखा है। दूसरा, हमारे दुश्मन जितने ज्यादा टुकड़ों में बंटते जाएंगे हमारा देश उनके सामने उतना ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। इन छोटे छोटे कंट्रीज के बन जाने के बाद भारत वापस से इस पूरे इलाके का वही रीजनल सुपर पावर बन जाएगा जो एक समय में भारत हुआ करता था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन आर्मी के टी शर्ट्स आप हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान से ले सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।